नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आप तक बिना किसी अड़चन के पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बतला दें कि यूएस ड्रैगन आमने सामने। दोस्तों, अमेरिका ने फिर शुरू कर दिया है टैरिफ वॉर। दरअसल दोस्तों, ट्रंप ने चीन पर लगाया 100% टैरिफ 1 नवंबर से होगा लागू। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि अमेरिकी उद्योग के लिए जरूरी दुर्बल मृदा खनिजों के निर्यात पर चीन ने प्रतिबंध के बाद दोनों देशों में तल्खी बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने इस चीन का आक्रामक रुख बताते हुए अब चीनी उत्पादकों पर अधिक टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर 2025 से अमेरिका चीन से आयातित अब सभी उत्पादकों पर 100% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। यह टैरिफ पहले से लागू शुल्क के ऊपर होगा। अमेरिका उस दिन सभी महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर पर भी निर्यात नियंत्रण लागू करेगा। ट्रंप ने नए टैरिफ का ऐलान अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए किया। इसमें उन्होंने लिखा कि 1 नवंबर 2025 से अमेरिका चीन के सभी आयात 100% टैरिफ लगाएगा, जो वर्तमान में भुगतान किए जा रहे किसी भी टैरिफ के ऊपर होगा। वर्तमान में चीन से अमेरिका आयातित हर उत्पाद पर पहले से ही भारी टैरिफ लागू है। दोस्तों, जिनपिंग के साथ बैठक रद्द करने की बात से पलटे ट्रंप। दरअसल दोस्तों, चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच ट्रंप ने जिनपिंग के साथ बैठक रद्द करने की बात की थी। हालांकि अब उन्होंने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी प्रस्तावित बैठक आधिकारिक तौर पर रद्द नहीं की है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से कहा कि नहीं, मैं रद्द नहीं किया है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि हम इससे हासिल कर पाएंगे या नहीं। मैं वहां जरूर जाऊंगा। साथ ही दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने शुरू किया है संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालना। मित्रों, अमेरिका में शटडाउन को 10 दिन का समय बीत गया है। अब ट्रंप सरकार ने संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालना शुरू कर दिया है। यह ट्रंप प्रशासन द्वारा डेमोक्रेट पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इससे अमेरिका में राजनीतिक संकट गहराने की आशंका है। अमेरिका के बजट एवं प्रबंधन कार्यालय के निर्देशक रस बॉट ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि छंटनी शुरू हो गई है। मित्रों, यूएनएससी में अमेरिका और वेनेजुएला भिड़े, हुई बहस। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपातत बैठक हुई। यह बैठक वेनेजुएला में अमेरिकी हमलों के खिलाफ बुलाई थी, जिससे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तीखी बहस हुई। वेनेजुएला की मादुरो सरकार ने ट्रंप प्रशासन पर सशस्त्र हमला करने की आकांक्षा जताई। तो दोस्तों, आपको बतला दें कि अमेरिका ने लगाया 8 भारतीय नागरिकों और कई कंपनियों पर प्रतिबंध। दोस्तों, अमेरिका ने फिर ईरानी ऊर्जा व्यापार की मदद करने के आरोप में 50 से अधिक संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें 8 भारतीय नागरिक हैं और भारत स्थित कई कंपनियां शामिल हैं। सूची में कमला कन्याल कसाट, कुणाल कन्याल कसाट, पूनम कनाल कसाट, इन्नियप्पन राजा, सोनिया श्रेष्ठा के नाम भी शामिल हैं। इसी के साथ दोस्तों, किसानों से रूबरू हुए पीएम मोदी। दोस्तों, किसानों खेती में नई तकनीकी अपनाने का दिया मंत्र। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र में पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थाओं में शनिवार को 35,440 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाले 2 प्रमुख कृषि योजनाओं को शुभारंभ किया। मौके पर पीएम ने किसानों से घरेलू और वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए उत्पाद बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने पूरा परिसर में कई जगह से आए दलहन किसानों से बातचीत की। किसानों से बातचीत के क्रम में पीएम मोदी ने किसानों से कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन में मूल्य श्रृंखला आधारित दृष्टिकोण स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न सरकारी योजना के से लाभ की जानकारी भी ली। उन्होंने किसानों को बातचीत के क्रम में खेती संबंधित कई टिप्स भी दिए और कहा कि अब नई तकनीकी से उत्पाद की दिशा में काम करने का समय है। खेती में नई तकनीकी अपनाना कर
उत्पादक बढ़ाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत प्रमाणित किया किसानों कुछ मैत्री तकनीशियों और प्राथमिकता कृषि सहकारी ऋण समितियों को क्रमशः प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों और सामान्य सेवा केंद्रों में परिवर्तन होने के प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। इसी के साथ दोस्तों कृषि पशुपालन मत्स्य पालन परियोजनाओं का किया उद्घाटन। दोस्तों प्रधानमंत्री ने पूसा के मंच से ही देश भर में कई जगह कृषि पशुपालन मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में 5,450 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने लगभग 815 करोड़ रुपये की अतिरिक्त परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। शुरू की गई परियोजनाओं में बेंगलुरु और जम्मू कश्मीर में कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र अमरेली और बनास में उत्कृष्टता केंद्र, असम में वाईएफ लैब की स्थापना शामिल है। और दोस्तों नागालैंड में एक्सा पार्क का किया शिलान्यास। दोस्तों पीएम मोदी पूसा कृषि अनुसंधान से ही ने मेहसाना, इंदौर और भीलवाड़ा में दूध पाउडर संयंत्र, तेज असम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाओं के तहत मछली चारा संयंत्र के साथ कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए बुनियादी ढांचा एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन अवसंरचना की भी आधारशिला रखी। उन्होंने आंध्र प्रदेश के कृष्ण में एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्यवर्धन अवसंरचना विकिरण, उत्तराखंड में ट्राउस मत्स्य पालन, नागालैंड में एकीकृत एक्वा पार्क का सांकेतिक रूप से शिलान्यास भी किया। और दोस्तों पीएम से मिले क्वालिकॉम के सीईओ, एआई पर चर्चा। दोस्तों पीएम मोदी ने अमेरिका की चीफ विनिर्माता कंपनी क्वालिफार्म के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ क्रिस्टियानो और आमोन से मुलाकात की। उन्होंने एआई और नवाचार में भारत की प्रगति पर चर्चा की। दोस्तों आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी प्रकाश नारायण और जनसंघ के नेता व समाज सेवी नानाजी देशमुख की जयंती पर उन्होंने शनिवार को श्रद्धांजलि भी अर्पित किया। इसी के साथ दोस्तों राजनीतिक उठापटक का गवाह रहा है सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र। दोस्तों सन 1951 में इस विधानसभा क्षेत्र की स्थापना हुई थी। तब से लेकर अब तक यह सीट कांग्रेस, जनता दल, जदयू और राजद जैसे दलों के गढ़ के रूप में भी उभरती और ढलती रही है। कभी कांग्रेस के दिग्गज मोहम्मद सलाउद्दीन ने इस अपना उभेद किला बनाया तो कभी दिनेश चंद्र यादव और महबूब अली कैसर जैसे नेताओं ने यहाँ की राजनीति की दिशा तय की। हाल के वर्षों में यहाँ सीट तीव्र प्रतिस्पर्धा और बदलते समीकरणों का अखाड़ा बन चुकी है। दोस्तों कभी कांग्रेस का रहा था एक छात्र राज। दोस्तों 1952 में इस सीट से कांग्रेस के जियालाल मंडल ने पहली जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1957 से 1985 तक मोहम्मद सलाउद्दीन ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में लगातार मतबार जीतकर एक छत्र दबदबा कायम रखा। उस दौर में सिमरी बख्तियारपुर कांग्रेस का अभेद गढ़ माना जाता था। हालांकि 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के रामचंद्र प्रसाद जीत ने सियासी बदलाव का पहला संकेत दिया। फिर 1990 में जनता दल के निदेश चंद्र यादव की जीत ने यह साफ कर दिया है कि मतदाता अब विकल्प तलाशने लगे हैं। 1995 और 2000 में महबूब अली कैसर ने कांग्रेस को फिर से जीवित कर दिया, लेकिन 2005 से सत्ता का पलड़ा जदयू की ओर से झुकने लगा। 2005 में निदेश चंद्र यादव जदयू के टिकट पर विजयी रहे। 2009 के उपचुनाव में महबूब अली कैसर ने कांग्रेस की वापसी पर कराई। यह बढ़त अल्पकालिक रही। और दोस्तों 2019 के उपचुनाव में पहली बार राजद के खाते में आई सीट। दोस्तों 2010 और 2015 में यह सीट फिर से जदयू के पास रही। डॉक्टर अरुण कुमार 2010 और दिनेश चंद्र यादव 2015 ने क्रमशः जीत दर्ज की, लेकिन 2019 के उपचुनाव ने सिमरी बख्तियारपुर
की सियासती की धारा ही बदल दी। यह सीट पहली बार राजद की झोली में गई। जफर आलम ने जीत हासिल की। इसी के साथ दोस्तों किसानों के क्षमता संवर्धन के लिए प्राकृतिक खेती का मिलेगा प्रशिक्षण। दोस्तों 15 क्लस्टर में 1875 किसान कर रहे हैं प्राकृतिक खेती। उर्वरा शक्ति बढ़ने से बढ़ रही है पैदावार। दोस्तों आपको बतला दें कि प्राकृतिक तरीके से खेती कर रहे हैं जिला के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल ऐसे किसानों को न सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएगी बल्कि ट्रेनिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती के लिए उनका क्षमता का भी संवर्धन भी किया जाएगा। जिला कृषि विभाग प्रशिक्षण देने के लिए आगे आया है और इसका शुभारंभ सिलाव प्रखंड के सिलाव प्राकृतिक खेती सामूहिक क्लस्टर के अंतर्गत नानंद पंचायत से कर दिया है। प्रशिक्षण के लिए जिला कृषि विभाग कार्यालय से शेड्यूल भी बना दिया गया है। इस शेड्यूल के अनुसार जिला के सभी 15 क्लस्टर में किसानों का प्राकृतिक खेती के लिए उनके ही पंचायत में अलग अलग तिथियों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर रितेश कुमार ने बताया कि जिला में प्राकृतिक तरीके से किसानों को खेती करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राकृतिक तरीके से खेती करने से खेतियों की उर्वरक शक्ति भी बढ़ रही है, जिससे फसलों की पैदावार भी बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि किसानों को विभाग द्वारा बीज, कीटनाशक एवं कृषि उपकरणों की खरीद के लिए निर्धारण नियम और शर्तों के अनुसार अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले के कुल 15 क्लस्टर में प्राकृतिक खेती की जा रही है। हर इन क्लस्टरों में सिलाव, एकंगरसराय, इस्लामपुर, थरथरी, गौरैया, बेन, हरनौत और करायसरपुरा प्राकृतिक खेती समूह शामिल है। इस प्रकार सरमेरा, हिलसा, राजगीर, बिहारशरीफ, नूरसराय, चंडी एवं अस्थामा प्राकृतिक खेती समूह नामक क्लस्टर है। जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर नितेश कुमार ने बताया कि इन सही 15 क्लस्टरों में मौजूदा समय में कुल 1815 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों प्रखंड के किन किन पंचायतों में मिलेगा प्रशिक्षण। दोस्तों 13 अक्टूबर को जिला के एकंगरसराय प्रखंड के सोनियावा पंचायत, 14 अक्टूबर को इस्लामपुर प्रखंड के मुजफ्फरा पंचायत, 16 अक्टूबर को थरथरी प्रखंड के नारायणपुर पंचायत, 17 अक्टूबर को परवलपुर प्रखंड के चौडंसा पंचायत, 18 अक्टूबर को बेन प्रखंड के 8 पंचायत, 19 अक्टूबर को हरनौत प्रखंड के टिहरी पंचायत, 23 अक्टूबर को करायसरपुरा कराय परसुराय प्रखंड के संघ पंचायत, 25 अक्टूबर को सरमेरा प्रखंड के हरनौत पंचायत, 29 अक्टूबर को हिलसा प्रखंड के कामता पंचायत, 30 अक्टूबर को राजगीर प्रखंड के गोरौरा पंचायत, 31 अक्टूबर को बिहारशरीफ प्रखंड के परोहा पंचायत, 1 नवंबर को नूरसराय प्रखंड के अंधना पंचायत, 3 नवंबर को चंडी प्रखंड के सोलपुर पंचायत एवं 4 नवंबर को अस्थावा प्रखंड के मालती पंचायत में यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों जिले में चुनाव की तैयारी को लेकर डीएम एसपी ने की बैठक, अधिकारियों को दिए गया सख्त निर्देश। दोस्तों चुनाव एक संवैधानिक दायित्व है, कोताही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा डीएम बोले। दरअसल दोस्तों आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को पूरी तरह शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक की। जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला के सभी अधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। डीएम कुंदन कुमार ने बैठक में सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि उन्होंने कहा कि चुनाव एक संवैधानिक दायित्व है और इसमें किसी भी प्रकार का लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अधिकारियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का 100% पालन सुनिश्चित करना होगा। पोलिंग स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण, सभी मतदाता अधिकारियों को फॉर्म 17C का वितरण करना और हस्ताक्षर लेना सिखाया जाएगा। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। सभी पोलिंग पार्टियों को 100 मॉक पोल करने का अभ्यास कराया जाएगा। वीवीपैट की प्रिंट निकालकर सही प्रतीक दिख रहा है या नहीं, इसकी जांच करना सिखाया जाएगा। सभी मतदाता केंद्र पर पेयजल, शौचालय, बिजली, फर्नीचर और सफाई की उचित व्यवस्था की जाएगी। हर मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था होगी ताकि चुनाव आयोग सीधी नज़र रख सके। सीसीटीवी कैमरे खुली और साफ जगह पर लगाए जाएंगे। मतदाता केंद्र पर मोबाइल फ़ोन ले जाने की मनाही होगी।
इसके लिए बाहर अलग से व्यवस्था की जाएगी। सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र EVIP समय पर वितरित किए जाएंगे। हालांकि बस्तियों में 100% मतदाता पहचान पत्र वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। जिन इलाकों में लोग वोट नहीं डालते वहां की समस्याओं को तुरंत समाधान किया जाएगा। और दोस्तों, EVM रूम और डिस्पैच सेंटर की हो रहा चौकबंद सुरक्षा SP। दोस्तों, पुलिस अधीक्षक भारत सोनी ने बताया कि जिला के सभी मतदाता केंद्रों पर का सुरक्षा बलों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। EVM रूम और डिस्पैच सेंटर की सुरक्षा चाक चौबंद की जाएगी। मतदाता कर्मियों के साथ पुलिस बल की टीम तैनात की जाएगी और उनके लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रहने और खाने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इस बैठक में जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जिला प्रशासन की पूरी तैयारी है कि आगामी चुनाव पूरे तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। इसी के साथ दोस्तों, नालंदा में टिकट की हार ने बढ़ाई बेचैनी। दोस्तों, बिहार शरीफ जिले में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रही है। नामांकन की तिथि नज़दीक आते ही आम जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ गई है। शनिवार की दोपहर तक जिले के केवल कुछ पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। सत्ताधारी जदयू तीसरा मोर्चा प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज जिसने नालंदा, हिलसा और अस्थाना विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी की। जनसुराज ने पहली दरार देखने की मिली जब नालंदा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार कुमारी पूनम सिन्हा के नाम पर की घोषणा के बाद डॉक्टर प्रियदर्शी ने पार्टी ने सत्ता तोड़ने का ऐलान किया। वहीं हरनौत के जदयू कार्यकर्ताओं का नाराजगी का स्तर चमर पर है। वरिष्ठ नेता और 9 बार के विधायक हरिनारायण सिंह या उनके पुत्र अनिल कुमार को टिकट मिलने पर कार्यकर्ता उम्मीदवार का विरोध करने का चेतावनी दे रहे हैं। जदयू की इस्लामपुर और हिलसा में भी कार्यकर्ताओं में असंतोष की लहर है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि जिले की यह हलचल चुनावी माहौल को और अनिश्चित और चुनौतीपूर्ण बना रही है। इसी के साथ दोस्तों, 7 विधानसभा क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को नामांकन का कार्य बंद रहेगा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत जिला के 7 विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया शनिवार और रविवार को बंद रही। इस कारण मतदाता काउंटरों और सड़कों पर भीड़ भाड़ कम देखने को मिली। नामांकन का पहला दिन 10 अक्टूबर को शांतिपूर्ण रहा। किसी उम्मीदवार ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल नहीं किया था। फिलहाल कुल 16 लोगों ने NR नामांकन रसीद कटाई की है। बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्रों में 5, इस्लामपुर, हरनौत, हिलसा 3, नालंदा और राजगीर विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1 NR कटाया गया है। सभी उम्मीदवार जताई रही है कि सोमवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सभी नामांकन स्थल पर गतिविधियां बढ़ेगी। सोमवार को शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करने की समय सीमा है। 10 से 17 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल करने की अवधि है। 18 अक्टूबर को नामांकन समीक्षा, 20 अक्टूबर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि, 6 नवंबर को मतदाता, 14 नवंबर को मतगणना और 16 नवंबर को निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होगी। जिला प्रशासन ने मतदाताओं को शंका समाधान और जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1950 को सक्रिय किया है। जिला के फिलहाल शांति और व्यवस्था माहौल है। नामांकन शुरू होने के बाद ही सियासी हलचल बढ़ेगी और चुनाव पर गतिविधियां सुचारू रूप से चलेगी। इसी के साथ दोस्तों, राजगीर में नामांकन शून्य, 3 नजीर रसीद कटी। दोस्तों, राजगीर विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित सीटों पर नामांकन प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब तक किसी भी प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। हालांकि नाजीर रसीद कटाने की प्रक्रिया में हलचल शुरू हो गई है। शनिवार को 2 प्रत्याशियों, स्वास्थ्य मंत्रालय के पूर्व स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर जगदीप प्रसाद और सत्येंद्र कुमार पासवान ने राजगीर रसीद कटाने की चुनावी तैयारियों का संकेत दिया है। इससे पहले शुक्रवार को वर्तमान विधायक कौशल कुमार द्वारा नजीर रसीद कटाई जा चुकी है। इस प्रकार अब तक कुल 3 प्रत्याशियों ने नजीर रसीद कटाई है। निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों के अनुसार नजीर रसीद कटाने के बाद प्रत्याशी किसी भी दिन नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है। यह रसीद उम्मीदवारों के नामांकन प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण माना जाता है। इसमें आवश्यक नामांकन शुल्क जमा करने के बाद नामांकन पत्र प्राप्त किया जाता है।
राजगीर विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन की अंतिम तिथि निकट आने के बावजूद अभी तक कोई औपचारिक नामांकन दाखिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।